SCPCM सेकेंड ईयर यूनिट 3 बुक 3 लेक्चर 14 बाय ट्विंकल। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अगर कोई भी हमारा करंट लूप होता है तो वो कैसे एक्ट करता है हमारा मैग्नेट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होने का मेन रीज़न होता है करंट कैरिंग लूप। तो देखिए हमारा अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जनरेट हो जाती हैं। तो अगर ये हमारा कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इस तरीके से लूप जा रहा है, तो उसका जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बार मैग्नेट के लिए आउटसाइड जो होती है हमारी फील्ड होती है वो कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जो हमारी इनसाइड होती हैं वो कैसे होते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, पूरा बार मैग्नेट। तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप है और ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब सपोज कीजिए कि अगर हम कर्ल करें अपनी फिंगर्स को राइट हैंड के इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा कर्ल करें अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, तो अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करें तो जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट को। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर हमारा करंट इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट को। तो थंब क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसी तरीके से अगर हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो हमारा क्या हो जाता है, साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल। यहाँ पे अगर हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और अगर ये हमारा साउथ पोल करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हमें इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साउथ पोल। तो हम इस थ्योरी को, मैग्नेटिक मूवमेंट की थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू आई क्या आता है हमारा करंट, और ए क्या है हमारा, ए है एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आल्सो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब यहाँ पे इसमें देखिए कि अगर हमारा ये कर्ल करें इस तरीके से फिंगर को, अगर हम कर्ल इस तरीके से करें तो हमारा जो थंब है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हमारा डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड। तो ऐसे करंट को हमने कर्ल किया और थंब कैसे रिप्रेजेंट करा, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो यहाँ क्या होगा, हमारा ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। नाउ जो लूप है हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, तो अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट अगर हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। करंट राइट हैंड की फिंगर्स को अगर हमने कर्ल किया, सिमिलरली अगर हमने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल किया तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जाएगा, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया और मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी हमारा एटम है उसमें न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स ना क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हमारा क्या होगा, करंट भी बनेगा। तो किसी भी न्यूक्लियस और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अराउंड क्या बनेगी, हमारा करंट लूप। अगर हमारा करंट लूप बन रहा है तो क्या बन रहा है, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या से होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कोई भी एटम रिवॉल्व करेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगा तो वो क्या बनाएगा, हमारा करंट लूप। अगर करंट लूप बन रहा है तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है, और उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। और दिस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। तो अगर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उसी की वजह से क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम को भी हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। देन द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सिमिलरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एडअप करेंगे वो क्या होगा, अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एड्स अप टू 0। तो सारा का सारा अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐड करें, क्योंकि अलग अलग जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबका रैंडम डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज 0। ठीक है, अगर हम ओवरऑल हम एटम की बात करें, और ये किसकी बात कर रहे थे हम, सिंगल इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। तो इस फिनोमिना को, जहाँ पे कोई भी एटॉमिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से पहले, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम डायामैग्नेटिज्म। ठीक है। और इस सब्सटेंस के जिसके अंदर कोई भी एटॉमिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता उसे बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर, NaCl और हमारा कॉपर। अब क्या है कंडीशन, अगर हम इन्हीं सब्सटेंस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, उससे पहले क्या था कि हम नॉर्मल एक एटम को लिया था, उसके अंदर क्या होता है, एडअप करके उन सबका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई किया, तो कंडीशन क्या होगी, जो एटॉमिक डायपोल्स थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक डायपोल्स थे, जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे अलाइंग विद मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, वो रैंडम डायरेक्शन में थे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। क्या कैंसिल कर रहे थे, एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर रहे थे। अब क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल एक डायरेक्शन में हमारा अलाइन हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई करी है। There occurs induced dipole in an substance on applying external magnetic field। तो क्या होगा, एक इंड्यूस डायपोल क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा डायपोल क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से, इसे क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस डायपोल, किसी भी सब्सटेंस में ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इंड्यूस्ड डायपोल अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। जो अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल्स क्रिएट होगा, वो जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उसे क्या करेगी, अपोज करेगी, जैसे हमारा लेंस लो था। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, देयर आर नो एटॉमिक डायपोल। तो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी एटॉमिक डायपोल्स नहीं होता। तो फर्स्टली क्या कह सकते हैं हम, उसे यूजलेस होता है। सेकेंडली अकर्स एंड हैंस दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो वो हमारे एक्सटर्नल फील्ड में क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी एटॉमिक डायपोल नहीं होता है तो बहुत ही कम एक्सटर्नल फील्ड को वो क्या करेंगे, हमारा फील करेंगे। तो ये हमारे कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये क्या होंगे, बहुत वीकली रिपेल्ड होंगे। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हमने एक रिलेशन पढ़ी थी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, जहाँ पर M था मैग्नेटाइजेशन और H क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक टर्म आती थी XM, साई M। ठीक है, जिसे हम साई M भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो ये क्या बताता है आपका, हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिहेवियर बताता है हमारे किसी भी मटेरियल का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, कि बताता है टेल्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कि वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है उस मैग्नेटिक फील्ड को और कितना वो रिजेक्ट करेगा। तो इसे डिनोट करते हैं हम साई M से, ये इसका सिंबल है, और ये डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम डिनोट करते हैं। So it is the property which determine how easily a material can be magnetized। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें बता सकता है कि हमारा जो मटेरियल है कितने ईजिली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। अगर हम साई M की वैल्यू ज़्यादा रखें तो मोर ईज ऑफ मैग्नेटाइज, तो वो जितना और आसानी से हमारा मैग्नेटाइज हो सकता है। और इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H अप्लाइड ऑन इट। तो हम साई M को M/H से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा M क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारी उस मटेरियल में क्रिएट हुई है, और H क्या है हमारी, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी उस मटेरियल में हमारी जो हमने बाहर से एक्सटर्नल अप्लाई करी।